अपने शहर का है ये आदमी, शब्दों और भावों का ये आदमी। अपने शहर का है ये आदमी, शब्दों और भावों का ये आदमी। कागज कलम का है ये आदमी, कथाओं कहानी का ये आदमी। अपने शहर का है ये आदमी, शब्दों और भावों का ये आदमी। अपने शहर का है ये आदमी, अपने शहर का है ये आदमी। झारखंड की धरती ऐसी तपह भूमि है जहां कई साहित्य मनीषियों ने अपनी अपनी साधना से इसे सिक्त किया है। यहाँ की धरती ऐसे कई साधकों की साक्षी रही है जिन्होंने अपने जीवन को साहित्य साधना में खपा दिया है। अपने शहर का आदमी श्रृंखला की इस कड़ी में हम आपका परिचय करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने साहित्य के विभिन्न विधाओं में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। खास बात ये कि उनके परिवार के सभी सदस्यों ने भी साहित्य रचना संसार में दक्षता के साथ अपनी अपनी उपस्थिति का एहसास कराया है। राजधानी रांची में बसे लेखकों के इस परिवार के मुखिया हैं डॉक्टर विद्या भूषण। जैसा नाम वैसा काम। इन्होंने अपने जीवन को विद्या और साहित्य के आभूषणों से अलंकृत कर लिया है। विद्याभूषण नाम है एक समर्पण का, विद्याभूषण नाम है एक व्यवस्था का, विद्याभूषण नाम है एक विचार का, विद्याभूषण नाम है एक साहित्य साधना का। विद्याभूषण जी एक परिवार के सदस्य के रूप में सबका सम्मान पाते रहे। उन्होंने अपने जीवन में तलखी भी देखी, खुशहाली भी देखी, समृद्धि भी देखी। उन्होंने परिवार पे खास करके ससुराल के परिवार के साथ वो विशेष रूप से जुड़े रहे और उनकी साहित्यिक यात्रा भले सार्वजनिक रही हो, लेकिन अपनी रचनाओं में खाद पानी घर परिवार और मोहल्ले से उन्हें मिलता रहा। विद्याभूषण जी ने साहित्य के कई क्षेत्रों में उन्होंने कार्य किया है। वह कहानीकार भी हैं, कवि हैं, चिंतक हैं, समीक्षक हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वह बहुत ही अच्छे अध्येता हैं। बिहार प्रांत के गया जिले में एक इलाका है मुरारपुर और मुरारपुर के एक मोहल्ले गुलाब बाग के निवासी राय गया प्रसाद और नगीना देवी के आंगन में सन 1940 ईस्वी में सितंबर माह की 5वीं तिथि दिन गुरुवार को एक किलकारी ने गूंज भरी जिसका नाम पड़ा गिरिजा यानी राय शैलजा किशोर शरण सिन्हा, आज का स्थापित साहित्यकार विद्याभूषण। गया जिला का यह मगही भाषी परिवार अपनी सीमित आमदनी में भी खुश था। दिन बीत रहे थे लेकिन विधि का विधान कौन जानता है। बालक गिरजा के सर से मात्र 3 वर्ष की उम्र में पिता का साया उठ गया। सन 1943 में पिता राय गया प्रसाद का देहावसान हो गया और गिरजा हो गया अनाथ। पिता राय गया प्रसाद सिविल कोर्ट औरंगाबाद और जहानाबाद में पेशकार थे। पिता के निधन के बाद इस परिवार को अभावों का सामना करना पड़ा।
माता नगीना देवी और बड़े भाई राय रघुराज किशोर शरण सिन्हा उर्फ राजकमल राय की छत्र छाया में ही बालक गिरिजा का बचपन बीता। पितृविहीन बाल्यावस्था गिरिजा के लिए अभाव संतप्त बन गया था, किंतु जीवन में आगे बढ़ने के संकल्प ने इस बालक को अनंत शक्ति प्रदान की। पारिवारिक अभावों के बावजूद बालक गिरिजा का दाखिला गया के ही सिटी स्कूल और फिर राजेंद्र विद्यालय गया में शैलजा किशोर के नाम से करा दी गई, जहां से सन 1956 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर शैलजा किशोर ने आगे की पढ़ाई के लिए जहानाबाद के स्वामी सहजानंद मेमोरियल कॉलेज में सन 1956 में दाखिला लिया, जहां से सन 1958 में उन्होंने आईए की परीक्षा पास की। क्योंकि शैलजा किशोर में आरंभ से ही साहित्य सृजन का गुण था, इसलिए राय शैलजा किशोर शरण सिन्हा के साथ साथ इस भावी साहित्यकार के लिए एक और नाम विद्याभूषण का भी सृजन होना था और इसी नाम से वे साहित्य की दुनिया में स्थापित होना चाहते थे। विद्यार्थी जीवन का अभिष्ट होता है उच्च से उच्चतर शिक्षा प्राप्त करना, इसलिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्याभूषण ने रांची की ओर अपना रुख किया। रांची की ओर आकर्षित होने का एक बड़ा कारण ये था कि उन दिनों के एक बड़े रचनाकार प्रोफेसर केसरी कुमार की रचनाओं, उनकी भाषा शिल्प से विद्याभूषण काफी मुतासिर थे और केसरी कुमार रांची में ही अध्यापक हुआ करते थे। दूसरा बड़ा कारण रांची आने का ये रहा कि विद्याभूषण की बड़ी मौसी, मौसाजी और मौसेरे भाई रांची में ही रह रहे थे। 1958 में भैया गया से रांची डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आए थे, तो हम ही लोग के डेरे में ये साथ में रहते थे। और भैया से तो ऐसे बचपन से हम लोग हमेशा गया भी जा कर के साथ में रहते थे, तो बड़ी आत्मीयता थी उनसे। हम लोग साथ में खेलते वगैरह भी थे। लेकिन भैया कभी कभी बहुत जोर से हम लोग को डांट भी देते थे, तो बड़ी डर लगता था उनसे, लेकिन फिर भी बड़ी आत्मीयता थी इनसे और वो आत्मीयता आज तक बरकरार है। विद्याभूषण के बड़े भाई राजकमल राय ने भी यहीं अपनी मौसी के पास रहकर अपनी शिक्षा पूरी की थी। इन्हीं कारणों से विद्याभूषण रांची की ओर खिंचते चले आए। रांची पहुंचकर विद्याभूषण ने जुलाई 1958 में रांची कॉलेज रांची में हिंदी प्रतिष्ठा विषय में दाखिला ले लिया और इसके 1-2 महीनों के बाद ही सितंबर 1958 में उनके बड़े भाई का रेलवे मेल सर्विस रांची में स्थानांतरण हो गया। फिर क्या था, राजकमल राय अपनी मां और गृहस्थी के सामानों के साथ रांची ही चले आए। रांची आने पर उन सब ने वन विभाग के एक अधिकारी मुकुटधारी लाल के हरमू रोड किशोरगंज स्थित मकान के एक हिस्से में किराए पर रहने का इंतजाम कर लिया। शुरुआती दौर में जब वो कॉलेज के स्टूडेंट थे तो किशोरगंज में मेरे ही मकान में एक किराएदार के रूप में रहते थे। उनके साथ उनकी माता और उनके बड़े भाई रहते थे। तब किशोरगंज का पूरा माहौल सांस्कृतिक माहौल था। उस दौरान पूजा के मौके पे, खास करके उत्सवों के मौके पे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता था। विद्याभूषण जी की उसमें प्रमुख भूमिका रहती थी। कहना चाहिए कि विद्याभूषण जी की प्रेरणा से ही बहुत सारी जो योजनाएं कार्यक्रम की बनी वो बनती थी। 1960 में विद्याभूषण ने स्नातक की परीक्षा सफलतापूर्वक पास करने के तुरंत बाद स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में दाखिला ले लिया और सन 1962 में हिंदी में उन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। नाटकों में उनकी विशेष रुचि थी। वो खुद गायक भी थे, गाना भी स्टेज पे गाते थे और लोग पसंद करते थे। वो बहुत अच्छे अनाउंसर भी थे। तो उनकी साहित्यिक रुचि होने के कारण मंच को साहित्यिक माहौल भी मिलता था, जिसे दर्शक बहुत पसंद करते थे, बहुत ज़्यादा पसंद करते थे।
रोजी रोटी की तलाश ने उन्हें रांची डोरंडा स्थित महालेखाकार बिहार के कार्यालय में सीनियर अकाउंटेंट बना दिया। जून 1962 से दिसंबर 1984 तक वे बतौर सीनियर अकाउंटेंट अपनी सेवाएं एजी ऑफिस रांची में दी। इसी बीच विद्याभूषण ने किशोरगंज के निकट ही शिव शक्ति लेन में 1973 के जनवरी माह में एक बना बनाया मकान खरीदा और परिवार के साथ इसी मकान में आ गए। विद्याभूषण जी नौकरी में थे, इसके बावजूद जो है उन्होंने अपने घर पर एक प्रेस चालू किया था, प्रतिमान प्रेस, और वहीं से जो है सो प्रकाशन भी हुआ करता था। वर्ष 1975 में उन्होंने इसी मकान में एक छापाखाना प्रतिमान प्रेस खोला, जो 1975 से लेकर निरंतर 1988 तक चला। इस प्रेस को चलाने में पूरा परिवार संलग्न रहा। तेईस जून 1965 को विद्याभूषण के जीवन में एक नया मोड़ आया, जब मकान मालिक मुकुटधारी लाल की ही बेटी शैल प्रिया से उनका विवाह संपन्न हुआ। सखी फूल लोढ़े, सखी फूल लोढ़े, चलो फुलवरिया, सीता के संग सहेलिया। शैल प्रिया का नाम भी स्थापित कवित्रियों और लेखिकाओं की फहरिस्त में शुमार हो चला था। विवाहोपरांत दोनों ने गृहस्थी की गाड़ी चलाते हुए भी अपने अपने तरीकों से साहित्य सृजन का कार्य जारी रखा। जब पति पत्नी ही साहित्य सेवी हों तो आने वाली संतानों के बारे में सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। इस परिवार में पराग प्रियदर्शन, अनुराग अन्वेषी और अनामिका प्रिया जैसी संतानें आईं। विद्याभूषण और शैल प्रिया की पहली संतान पराग प्रियदर्शन समसामयिक विषयों के एक स्थापित लेखक हैं और संप्रति एनडीटीवी नई दिल्ली में वरिष्ठ संपादक के पद पर कार्यरत हैं। पापा के साहित्यिक कर्म को लेकर मेरे भीतर दो तरह की चीजें लगातार पैदा होती रहीं। जब मैंने लिखना शुरू किया तब रांची में वे खूब सक्रिय थे। रांची की साहित्यिक गतिविधियों में वे लगातार अपने ढंग से जुड़े हुए थे, तो एक तरह से मेरा लिखना उनकी छाया में हुआ। लेकिन ये छाया सिर्फ बाहरी नहीं थी। ये सच है कि आज मैं जो लिखता हूँ मेरी भाषा पर शायद मेरे पापा के संस्कारों का असर है। दूसरी संतान अनुराग अन्वेषी बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने के साथ ही साथ जनसत्ता नई दिल्ली में सहायक संपादक समाचार के पद पर आसीन हैं। झारखंड प्रदेश के लिए वे एक लोकप्रिय जादूगर भी रह चुके हैं। इसमें नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आप इसमें रखिए। आपको पता है इनका ताश क्या है? नहीं पता। मैं इसमें से 16 ताश निकालूंगा। किसी भी बच्चे के लिए अपने पापा को कालखंडों में बांटकर देखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस मुश्किल काम को करने की कोशिश करता हूँ। मैं जब भी पापा के बारे में सोचता हूँ, वैसे तो सोचता हमेशा हूँ, लेकिन जब भी सोचता हूँ मुझे दो पापा दिखाई देते हैं, यानी एक 1994 के पहले के और एक 1994 के बाद। इनकी तीसरी संतान है अनामिका प्रिया उर्फ रेमी। अनामिका भी रामगढ़ कॉलेज रामगढ़ में हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। मैंने पापा की कविताओं से ज़्यादा उनके वैचारिक लेखों से लगाव महसूस किया है। माँ की कविताओं से ज़्यादा जुड़ी रही और पापा के वैचारिक लेखों से ज़्यादा। एक लेखक व्यक्तित्व से ज़्यादा मुझे हमेशा से उनका पिता का व्यक्तित्व प्रभावित करता रहा। शुरू से उन्होंने हम लोगों के प्रश्नोत्तर जांचने से लेकर पढ़ाने का काम किया और काफ़ी समय दिया, जो शायद दूसरे पिताओं से ज़्यादा होगा। पापा की रचना में संवेदना के तत्व बहुत गहरे हैं। जब वो किन्हीं निजी प्रसंगों की चर्चा कर रहे होते हैं, जब वो अपने लोगों के बारे में, अपने अनुभवों के बारे में लिख रहे होते हैं, तो उनकी भाषा बड़ी पारदर्शी होती है, बड़ी तरल, और वो किसी अनुभव को लगभग ज्यों का त्यों
हमारे भीतर उतार देते हैं। विद्याभूषण जी का जो साहित्यिक जीवन शुरू हुआ वो रांची से ही शुरू हुआ। एमए हिंदी में पढ़ते हुए वो विश्वविद्यालय की पत्रिकाओं से लेके देश की अन्य पत्रिकाओं में लिखते रहे थे। प्रारंभिक दौर में उनकी रचनाएं भाव प्रधान हुआ करती थी, बाद में वो वैचारिक धरातल पे ज़्यादा सफल साहित्यकार साबित हुए। पारिवारिक दायित्वों के बखूबी निर्वाह के साथ ही साथ विद्याभूषण की कलम से साहित्य रचना अनवरत जारी था। अब उन्हें एजी ऑफिस का अकाउंटेंटशिप व्यवधान लगने लगा था। वैसे भी साहित्य सेवियों को गणितीय आंकड़ों में कहाँ मन रमने वाला था, इसलिए उन्होंने लेखकीय स्वाधीनता हेतु दिसंबर 1984 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और स्वतंत्र रूप से लग गए साहित्य साधना में। यहाँ से विद्याभूषण के जीवन का एक दूसरा पक्ष आरंभ होता है, स्वतंत्र लेखन और शब्द शिल्पायन का। अब उनकी दुनिया शब्दों में नए नए अर्थ भरने, उन्हें नई परिभाषा देने की हो गई। अब उनकी लेखनी और कंप्यूटर की जुगलबंदी से नित नए शब्द आयाम गढ़े जाने लगे और देखते ही देखते खड़ी हो गई विविध रचनाओं की एक अद्भुत दुनिया। अध्ययन और लेखन के प्रति समर्पण के कारण विद्याभूषण ने सन 1994 में योगेंद्रनाथ सिन्हा व्यक्तित्व और कृतित्व विषय पर डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार के मार्गनिर्देशन में शोध कार्य पूरा कर पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। इस तरह अब वे डॉक्टर विद्याभूषण हो गए। उनके जीवन में एक ऐसी दुर्घटना हुई जिस दुर्घटना ने उनके जीवन को बिल्कुल बदल दिया, और वह दुर्घटना है उनकी पत्नी का देहांत। लगभग 10-12 वर्ष हो गए होंगे, शायद शैल चली गई। मेरी पत्नी को वो दीदी कहती थी। उसने कितना पीड़ित किया होगा विद्याभूषण जी को। 1994 मेरे पापा के जीवन के लिए या हमारे परिवार के जीवन के लिए बड़ी अजीब घड़ी थी। तब माँ की मौत हुई थी। यानी माँ की मौत के पहले पापा मेरे गार्जियन थे, तरह तरह की चीज़ें सिखाते बताते, बिल्कुल गार्जियन की भूमिका में, और माँ मेरी दोस्त हुआ करती थी। लेकिन माँ की मौत के बाद पापा अचानक बदल गए। पता नहीं बाकी दोनों बच्चों के लिए वो दोस्त बने या ना बने, लेकिन पापा मेरे दोस्त बन गए। वो दोस्त वो आज भी हैं। मेरा मानना है कि पापा, आज के मेरे पापा दुनिया के मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। पता नहीं वो कवि हैं, लेखक हैं, दूसरे लोग इस रूप में देखते होंगे, लेकिन मेरे पापा मेरे दोस्त हैं। वर्ष 1994 का दिसंबर माह विद्याभूषण के लिए मर्माहत करने वाला था। उनके जीवन को झकझोर देने वाली घटना घटी 1 दिसंबर 1994 को, जब उनकी जीवन संगिनी शैलप्रिया उन्हें अकेला छोड़ असीम शांति में विलीन हो गईं। इस अपार दुख को भुलाया नहीं जा सकता था, किंतु अपने भीतर की सारी ऊर्जा को समेट और मन को सृष्टि के नियमों का सहारा देते हुए विद्याभूषण ने अपने कष्ट को साहित्य से साझा करना शुरू किया और इस मर्मांतक पीड़ा की डगर से निकलकर पुनः विद्याभूषण चल पड़े साहित्य सृजन के मार्ग पर। फिर विद्याभूषण ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नित नए पायदानों पर कदम रखते गए और साहित्य शिखर से इनकी दूरियां घटती गईं। वे कवि के रूप में, आलोचक के रूप में, झारखंड का जो अपना इतिहास है और संस्कृति है उसके रूप में, एक प्रमुख संस्कृति कर्मी के रूप में उनकी पहचान सुनिश्चित है। धर्मयुग ने एक आदिवासी असंतोष विशेषांक प्रकाशित किया और संयोग से उसमें रांची के करीब 4 लोग एक साथ प्रकाशित हुए। उसमें विद्याभूषण जी की कविताएं भी प्रकाशित हुए।
जंगल पहाड़ 3 प्रसंग की शीर्षक से। और पहली बार उन कविताओं में वर्तमान झारखंड की पीड़ा या व्यथा या दुर्दशा जो है वो पहली बार व्यक्त हुई। जहाँ तक उनकी साहित्य यात्रा का प्रश्न है, उनकी रचनाओं से मैं बहुत अच्छी तरह परिचित रही हूँ। झारखंड का ये ऐसा साहित्यकार है जिसका व्यक्तित्व बहुआयामी है और उन्होंने हिंदी साहित्य की तमाम विधाओं में लगभग अपनी कलम आजमाई है और उतनी ही उत्कृष्टता का परिचय दिया है। विद्याभूषण जी एक बड़े लेखक तो हैं ही, विभिन्न विधाओं में उन्होंने काम किया है, लेकिन उससे भी बड़ी बात जो है वो है कि वो एक अच्छे इंसान हैं। उनका हृदय अत्यंत उदार है। वे अपने समकालीनों से या नए लोगों से ईर्ष्या द्वेष नहीं करते, बल्कि उनको आगे बढ़ाने का काम करते रहे हैं। विद्याभूषण जी निस्संदेह झारखंड का जो हिंदी साहित्य का जो परिदृश्य है उसमें मैं बोल सकता हूं कि वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने शुरुआती दौर में हिंदी में झारखंड को अभिव्यक्ति दी, खास करके कविता के माध्यम से और अपने वैचारिक आलेखों से। विद्याभूषण जी समय की मांग को समझते हुए सामयिक कविताओं को लिखते हैं और उनकी कविताएं एक संवेदनाओं की कड़ी को जोड़ते जोड़ते अपना तारतम्य स्थापित करते करते और जैसे भी रास्ते हों उन रास्तों पर चलते चलते एक खूबसूरत मंजिल की तलाश करती हैं। क्योंकि बचपन में उनकी माता उनके साथ थी, पिता का देहांत हो गया था और संघर्ष का काल था, तो बड़ी संघर्षों में उनका बचपन गुजरा, युवावस्था भी गुजरा। जब तक उन्होंने नौकरी नहीं की तो आर्थिक संघर्षों का एक लंबा दौर चला। यह दौर उनके साहित्य के लिए संजीवनी साबित हुआ। इस दौर में जो संघर्ष उन्होंने किया वो उनकी रचनाओं के लिए खाद पानी बने। कथा और कविताओं के साथ ही साथ समालोचनाओं, गीत, गजल, व्यंग्य, नाटक, स्तंभ और विवेचनात्मक आलेखों की विविधताओं के बीच उत्कृष्ट लेखन ही विद्याभूषण का अभिष्ट बन गया। आजादी के बाद सन 1960 के आसपास उभरे रचनाकारों ने समस्त हिंदी जगत का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है। विद्याभूषण भी उन थोड़े से रचनाकारों में एक हैं जिन्होंने अपनी लेखन क्षमता से समकालीन लेखकों के बीच अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। कविता, कहानी, नाटक, निबंध, शोध, आलोचना आदि विधाओं में विद्याभूषण की सृजनशीलता उनकी रचनागत प्रासंगिकता और संवेदनाओं को एक साथ रेखांकित करती हैं, विशेष तौर पर झारखंड के संदर्भ में। और अभी हाल में पठार को सुनो जो कविता संग्रह आई है उसमें आप देखेंगे कि अधिकांश कविताएं जो हैं झारखंड के जनजीवन से संबंधित हैं और उसमें कई कविताएं हैं सीधे आदिवासी जीवन को समझने की एक बहुत ही गहरी और प्रभावशाली कोशिश है, जो कि आम दूसरे हिंदी कवियों में बहुत कम देखे गए। वो यहाँ रहते हैं लेकिन यहाँ के जनजीवन को उस तरह से नहीं देख सके हैं जिस तरह से विद्याभूषण जी ने देखने का प्रयास किया है। उन्होंने हर विधा में प्रायः लिखा है, निबंध तो लिखते ही रहे हैं, लंबी पूरी किताब एक लिखी है झारखंड पर छिटपुट निबंध लिखते रहे हैं, संस्मरण लिखते रहे हैं। मुझ पर भी एक संस्मरण उन्होंने लिखने की कृपा की। लेकिन मूलतः मैं उनको कवि मानता हूँ और वो जो कवि हृदय की वेदना है वह अक्सर उनको पीड़ित करती है, वह झांकती रहती है। वही कवि हृदय की वेदना है जो उनको कुरेदती है कि झारखंड के लिए मैं क्या कर दूं। एक कवि के रूप में, एक आलोचक के रूप में, संस्कृति कर्मी के रूप में झारखंड से जुड़े हुए जितने या आदिवासी समाज, जीवन और संस्कृति के जितने भी प्रमुख प्रश्न हो सकते हैं उनमें से कई प्रश्नों को विद्याभूषण ने उठाया है। उनकी एक पुस्तक का शीर्षक भी है ईंधन चुनते हुए। मुझे लगता है उन्होंने अपने समय और समाज से ईंधन चुना है, ऊर्जा बटोरी है और वो ऊर्जा उनके सामाजिक सरोकारों का प्रतीक है। और सबसे बड़ी बात यह है
कि जिस प्रकार उन्होंने अपने आप को लेखन से जोड़े हुए रखा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब ऐसी साधना रांची या झारखंड में किसी व्यक्ति में मुझे दिखलाई नहीं दे रही है। विद्याभूषण जी झारखंड की मिट्टी से जुड़े हुए एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं। सीधा सादा सरल एक ऐसा व्यक्तित्व जो अपनी लेखनी के द्वारा, अपने साहित्य के द्वारा, अपनी कविताओं के द्वारा झारखंड की संस्कृति की पहचान कराता है। और जो भी आदमी या जो कोई भी छात्र या शोधकर्ता अगर झारखंड के बारे में कुछ जानना समझना चाहता हो तो वो उन कविताओं के माध्यम से भी इस समाज को समझने के लिए दृष्टि पा सकता है। विद्याभूषण जी की रचनाओं को पढ़ने के बाद अच्छा लगा कि वो झारखंड को लिख रहे हैं, झारखंड की चिंताओं को साझा कर रहे हैं, लेकिन अफसोस है कि वो मतलब विद्याभूषण मात्र अकेले हैं झारखंड में। मेरी दृष्टि में वो मुख्यतः तो कवि है वो, यानी यह जो कवि संस्कार है, ये कवि संस्कार कभी उनकी आलोचनात्मक कृतियों में, उनके भाषणों में, उनकी अन्य प्रकार के लेखन में भी हमें उनका यह कवि स्वभाव देखने को मिलता है। विद्याभूषण जी एक अच्छे इंसान हैं, उदार हैं और हमेशा इन्होंने नए लोगों को प्रमोट करने की कोशिश की है। कई लेखकों को उन्होंने मंच सुलभ कराया है। किट्टू, फिर डॉक्टर कालीकिंकर जी, सुरेश जी, इन लोगों की रचनाओं को पुस्तकाकार में छपवा कर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। और जितना समय और जितनी ऊर्जा उन्होंने इन लोगों की किताबों को, की स्क्रिप्ट को सुधारने में दिया है, उनकी किताबों को छपवाने में दिया है, उतना समय अगर शायद वो अपने साहित्य को देते, अपने लेखन को देते तो और कई बड़ी रचनाओं को अपने पाठकों को दे सकते थे। विद्याभूषण का पहला कहानी संग्रह कोरस 1989 में प्रतिमान प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसमें कुल 16 कहानियां संग्रहित हैं। इस संकलन की पहली कहानी बंद दरवाजे घुटता हुआ दम का 1964 में ही गुजराती में अनुवाद हो चुका था। इसी तरह इनकी कई रचनाओं का भाषांतरण गुजराती, तेलुगु, नागपुरी और कुड़ुख भाषाओं में भी हुआ है। इसके बाद दूसरा कहानी संग्रह कोरस वाली गली 2002 में पंकज बुक्स दिल्ली से प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में कुल 24 कहानियां संग्रहित हैं। इसी तरह एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी विविध रचनाओं का सिलसिला अनवरत चलने लगा और बन गई एक लंबी फेहरिस्त। विद्याभूषण जी की भाषा अत्यंत प्रांजल है। विद्याभूषण जी के व्यक्तित्व और विद्वता का प्रभाव उनके बेटों पर भी पड़ा। एक सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये कि अक्सर पिता अपने बच्चों को विरासत में संपत्ति देते हैं, लेकिन विद्याभूषण जी ने अपने बच्चों को विरासत में साहित्य दिया है। उनका गद्य बहुत सुघड़, बहुत सधा हुआ गद्य है। उनका पद्य कई रूपकों से भरा हुआ पद्य है। आज मैं जानता हूँ इस बात को, बहुत सारे प्रभावों के बीच, बहुत सारी पढ़ी हुई रचनाओं के बीच, कुछ उर्दू और कुछ अंग्रेजी साहित्य की लगातार पढ़ने वाली प्रभावशीलता के बीच, जो मूल तत्व मेरी भाषा को बनाते रहे, जो मूल रेशे मेरी भाषा को बनाते रहे, वे पापा के गद्य से भी आए हैं। मुझे खुशी है कि मेरी पहली जो कविता थी उसमें पापा मेरे साथ थे। उनकी वो उस कविता की पंक्तियां हैं जो किशोरावस्था में लिखी गई थी। उलझे सवालों के बीच मैं बुनती हूँ ढेर सारे सपने और जीती हूँ जिंदगी। कभी इस उधेड़बुन में सपने बदल जाते हैं, कभी सवाल पर मैं घिरी रहती हूँ। कोई भारी आवाज़ जब मुझे चौंका देती है तो मैं जूझती हूँ इन सवालों से और ढूंढती हूँ उनके जवाब।
जो ढूंढे नहीं मिलते और भूले नहीं भूलते। निश्चित तौर पर वह भारी आवाज़ मेरे पापा की है। एक छोटा वाकया बताता हूँ। जब उन्होंने मुझे सुधारा, मैंने पड़ोस में रहने वाले एक सज्जन को गाली दी थी। उस सज्जन ने पापा से शिकायत की। पापा ने मुझसे पूछा कि तुमने गाली दी बेटे? मैंने कहा हाँ पापा, उस आदमी ने मुझे ऐसे परेशान किया था और ये तंग कर रहा था, मैंने गाली दी। उन्होंने कहा जाओ माफ़ी मांगो। मैंने कहा नहीं, माफ़ी तो नहीं मांगूंगा। पापा ने कहा 5 रुपए दूंगा, माफ़ी मांग लो। मैं गया उस आदमी के पास और कहा मेरे पापा ने कहा इसलिए मुझे माफ़ कर दो। और फिर दौड़ कर मैं पापा के पास गया और कहा पापा माफ़ी मांग ली, 5 रुपए दो। पापा ने कहा 10 रुपए दूंगा, नाली का पानी पी लो। मैं अवाक, मैंने उनका चेहरा देखा। उन्होंने कहा बेटे जब तुम गलत नहीं थे तो तुमने माफ़ी क्यों मांगी? मेरे जीवन की बहुत बड़ी सीख थी कि अगर गलत नहीं हो तो झुको मत, भले सामने तुम्हारे पिता क्यों ना हो। लेकिन एक दूसरे स्तर पर मैं पाता हूं कि पापा का साहित्य संसार, उनका पूरा वैचारिक विस्तार उनके अपने व्यक्तित्व के कई दुरूह पहलुओं से निकला है। उसमें अपनी तरह की लोकतांत्रिकता है, नए को कबूल करने का धीरज, उसका स्वागत करने की उत्फुल्लता, दोनों चीजें हैं। पापा कहा करते थे प्रियदर्शन मेरा दिमाग है, अनामिका यानी रेमी मेरा दिल और तुम मेरे हाथ पाओ। प्रियदर्शन दिल्ली चला गया, पापा का दिमाग दिल्ली चला गया। बेटी घर से विदा हुई, दिल निकल गया, रह गया हाथ पाँव साथ में। एक वक्त ऐसा आया, पापा ने कहा जाओ बेटे भविष्य की तलाश में। उन्होंने हाथ पाँव भेज दिया, लेकिन इसीलिए मानता हूं कि पापा बहुत ताकतवर हैं। बस इतना ही। राजधानी रांची से प्रकाशित 2 दैनिक अखबार देश प्राण और झारखंड जागरण में कुछ समय के लिए संपादकीय लेखन के कार्य से भी जुड़े रहे विद्याभूषण। विद्याभूषण के गद्य लेखन का एक छोर अपने समकालीन लेखकों की पुस्तकों की भूमिकाओं से भी जुड़ी है। उनके द्वारा लिखी गई अधिकांश भूमिकाओं में अनेक प्रश्नों पर सैद्धांतिक विमर्श की दीर्घ प्रस्तावनाएं अंकित हैं। कुछ चर्चित समकालीन और सहयात्री लेखकों के लिए ब्लर्ब या इंट्रो लेखन का सुयोग भी विद्याभूषण को मिला। इन्होंने जिन लेखकों के लिए ब्लर्ब लिखे हैं उनमें मुख्य हैं अशोक पागल की नाट्य रचना अमीबा, अशोक प्रियदर्शी की व्यंग रचना कल्लू सुराजी और जश्न आजादी, काली किंकर की रचना आलोचना के अष्टायाम, निर्मल मिलिंद द्वारा लिखित गजल संग्रह कागज की खिड़कियां, माया प्रसाद की रचना सुनो युधिष्ठिर, विनोद कुमार लाल की रचनाएं चेहरे जिंदगी के और घंटी एक दफ्तर की, अनीता रश्मि की रचना बांसुरी की चीख। विद्याभूषण ने जिन 4 अनियतकालीन साहित्यिक पत्रिकाओं का यथा समय संपादन कार्य किया है वे हैं क्रमशः अभिज्ञान, प्रसंग और वर्तमान संदर्भ। विद्याभूषण के द्वारा रची गई साहित्य की दुनिया के आकाश में अब विद्याभूषण का नाम प्रदीप्त होने लगा। फलस्वरूप साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित हुज हू ऑफ इंडियन राइटर्स के सदी अंत संस्करण में पृष्ठ संख्या 1452 में विद्याभूषण परिचय सहित शामिल कर लिए गए। साहित्य विधा से जुड़े भारतवर्ष की कई चर्चित हस्तियों से विद्याभूषण का संपर्क उन दिनों लगातार बना रहा। वह चिट्ठियों के यानी डाकिये के इंतजार का मौसम और वक्त हुआ करता था। वह दौर मेरे लिए 60 के बाद आया, जब 80-90 तक लगभग 2-3 दशकों तक मित्रों, सहयात्रियों, लेखकों, संपादकों, आयोजकों की चिट्ठियां आती रहीं और मेरी ओर से जाती रहीं। विद्याभूषण प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में लगातार बने रहे। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं हिंदी के अपनी तरह के एक कवि और वरिष्ठ कवि विद्याभूषण जी के नए कविता संग्रह पठार को सुनो पर,
तो आइए इस बारे में बातचीत करते हैं डॉक्टर नामवर सिंह जी से। 80 के दशक के अंत में 3 संग्रह इनके आए थे और तभी हम लोगों का संबंध भी बना था ध्यान गया। तो फिर लंबे समय तक इनका कोई संग्रह नहीं आया और अब ये संग्रह आया है, पठार को सुनो। इस किताब से पहले मैंने इनकी कोई किताब नहीं पढ़ी थी, लेकिन किताब पढ़ करके लगा कि बहुत ही समझ की दृष्टि से बड़े प्रौढ़ और परिपक्व हैं। जिंदगी का अनुभव, लगभग 70 साल के आसपास इनकी उम्र होगी, तो उन अनुभवों के आधार पर इन्होंने बहुत ही सजग, जागरूक विचारों से अपने काफी प्रगतिशील मालूम होते हैं। विद्याभूषण को उनके समग्र साहित्य के लिए 1993 में झारखंड का एक प्रतिष्ठित साहित्य सम्मान राधा कृष्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ। साहित्य सेवा के लिए उन्हें और भी कई सम्मान प्राप्त हुए। शैलप्रिया की स्मृति को संरक्षित करने के साथ महिला लेखन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस परिवार ने वर्ष 2013 दिसंबर माह से शैलप्रिया स्मृति सम्मान आरंभ किया है। वर्ष 2013 का पहला शैलप्रिया स्मृति सम्मान झारखंड की सुख्यात कवियत्री सुश्री निर्मला पुतुल को दिया गया। शैलप्रिया स्मृति सम्मान हम सब लोगों के लिए, नज़दीक के लोगों के लिए कोई पारिवारिक मामला नहीं है, वह कोई निजी राग अनुराग का भी सवाल भी नहीं है। उसका एक सामाजिक सांस्कृतिक अर्थ और अभिप्राय है और एक संदेश है जो साफ है कि जो लड़ाई, खास तौर पर वंचितों की लड़ाई, महिलाओं की लड़ाई, जिस लड़ाई में एक छोटी हिस्सेदारी शैलप्रिया की थी, रचनाओं की मार्फत और सांगठनिक आंदोलनात्मक भागीदारी की मार्फत, वह उनके साथ उनके स्तर पर छूट गई, टूट गई। आज नई रचनाशीलता को संघर्ष से जोड़ते हुए, उसकी उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए यह महसूस हुआ कि शैलप्रिया की वह याद एक आकार ले। इस सम्मान को राज्यों की सरहदों के बंधन से मुक्त रखते हुए इसे एक राष्ट्रीय आकार देने की कोशिश होगी। इस तरह अपने शहर का ये आदमी अपने बहुआयामी लेखनी से झारखंड के यथार्थ को रेखांकित करता आया है। झारखंड के साहित्यिक क्षितिज में विद्याभूषण एक चमकता हुआ नाम है। उनके साहित्य को सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से गहरे सरोकार की दृष्टि से आंका जाए तो उनकी साहित्यिक दुनिया समय और समाज से शब्द संवाद स्थापित करते नजर आते हैं। अपने शहर का है ये आदमी, शब्दों और भावों का ये आदमी, अपने शहर का है ये आदमी, शब्दों और भावों का ये आदमी, कागज कलम का है ये आदमी, कथाओं कहानी का ये आदमी, अपने शहर का है ये आदमी, शब्दों और भावों का ये आदमी, अपने शहर का है ये आदमी, अपने शहर का है ये आदमी।